संजय खत्री मेरा नाम है। मैं खतरे का स्त्रीलिंग हूं। एक वो अभागा संजय था जिसने महाभारत का युद्ध देखा। मैं भाग्यशाली संजय हूं, मैं महान भारत देख रहा हूं। एक वो अभागा संजय था जिसके सामने एक धृतराष्ट्र था। मैं भाग्यशाली संजय हूं, मैं श्रेष्ठ राष्ट्र देख रहा हूं। अच्छा है भाई संजय। और मैं जन्म से ही प्रतिभावान हूं। मैं नहीं सही बता रहा हूं। लोगों के अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी होती है, मेरे अंदर से प्रतिभा कूट कूट कर निकाली गई। क्योंकि मेरी क्लास टीचर का नाम प्रमीला था और उनकी बेटी का नाम प्रतिभा था, जिसे मैं बचपन से पसंद करता था। और यह बात पूरे विद्यालय को पता थी। हालांकि प्रतिभा को यह बात तब मालूम पड़ी जब उसके बच्चे मुझे मामा कहने के लायक हो गए। वाह! आते ही क्लास टीचर ने, क्लास में नए टीचर आए और आते ही मुझे खड़ा किया और पूछा कि क्या तू सबसे प्रतिभावान है? मैंने कहा बिल्कुल है। उसने आते ही मुझसे प्रश्न किया कि व्हाट इज योर फेवरेट बुक? मैंने कहा माय फादर पासबुक एवं केस बुक चेक बुक। आए है। इतने में वो कहाँ मानने वाला था। उसके बाद उसने प्रश्न किया कि सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? मैंने कहा विस्की के गिलास में। वो नाराज हो गया कि तू तो प्रतिभा के नाम पे गाली है। मैंने कहा सर, गाली हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित करने में सहायक होती है। कि गाली कहाँ हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित करने में सहायक होती? मैंने कहा मैं सिद्ध कर सकता हूँ। तो क्या सिद्ध करके बता। मैंने पूछा सर हिंदी में करूँ क्या उर्दू में? उसने कहा हिंदी हमारी मातृभाषा है, तू इसे हिंदी में परिभाषित कर। मैंने कहा कि अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए शाब्दिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के लिए कुछ चुनिंदा शब्दों का समूह जिसके उच्चारण के बाद मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे गाली कहते हैं। लेकिन वो इतने में कहाँ मानने वाला था। उसके बाद उसने कहा कि अब तू इसे उर्दू में परिभाषित कर। तो मैंने कहा कि बेइंतहा गुस्से की हालत में जिस्मानी तौर से तसज्जुद करने की बजाय जुबानी तौर से की जाने वाली लफ्ज़ कार्रवाई के मुंतकिब अल्फाज गलीचा, अंदाज बशीता, लहजा कुरिया और असरीता सफिया की मजबूरी का इस्तेमाल, जिसकी अतायकी के बाद इत्मीनान और सुकून की नाकाबिले बयां कैफियत से दिल बहराबर हो जाता, उसे गाली कहते हैं। वाह! अब आप ढंग से ताली बजाओ, नहीं तो कि मैं तमिल और मलयालम में भी सुना सकता हूँ। बढ़िया संजय। मैं केराउन में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। लक्ष्मण नहीं, मैं तो हुई सुंदर। लक्ष्मण भाई की किसी बात का बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि उनकी सूरत मेरी पत्नी से मिलती है। वाह! फर्क बस मूंछों का है, इनकी है नहीं और उसकी है। बढ़िया संजय। मैं केराउन में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। लक्ष्मण भाई ये कलर यदि आपको इतना ही पसंद है तो आप रख लो, मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। और मैं इस पावन पुनीत मंच से आपकी सबकी मौजूदगी में उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां मेरे कलर की हों। बढ़िया। और मैं उस मालिक से प्रार्थना करता हूं, आप इतना प्रेम करते हैं मेरे से, तो मैं अगले जन्म में आपकी कोख से जन्म लूं। मैं केराउन में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। वाह! हालांकि मैं लक्ष्मण बनता तो राम रावण युद्ध नहीं होता, क्योंकि सुरपंखा अपनी नाक नहीं काटती, खुद अपने हाथ से अपना गला ही काट लेती मुझे देख के। अच्छा है भाई, अच्छा है। नहीं, मैं केराउन में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। एक बार ताली बजाइए। गला खींच रहा है माइक।
चलो पानी तो आ जाएगा, पानी पानी होगा ना नीचे। हाँ सादा पानी। हाँ हाँ सादा ही पानी। अच्छा कौन कौन मुझे हाथ हाथ खड़े करके बताइए कौन कौन मुझे सुनने के लिए आया है। अरे बहुत लोग आए संजय भाई। मैं आभार व्यक्त करता हूं, वरना कई जगह तो मुझे दिखाने के लिए लेके जाते हैं। मैं कह रहा हूं मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया, आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं यहाँ भागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, वाह। मैं वहां पाया जाता हूं। आज भाई साहब के विशेष निवेदन पर यहां उपलब्ध हुआ हूं। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से आया। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, पीटी उषा, कपिल देव, विनोद कामली, सुरेंद्र दुबे, शंभू शिखर, नरेंद्र नखेत्री, संजय खत्री। वाह। अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूं संजीव जी, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा मुझे ब्याज समेत लौटा कर रहा हूं। ये भी देशभक्ति है, और मैं तो सच्चा देशभक्त हूं, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और सफेद पोश देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। और सफेद पोश देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद पोश खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या यह नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, समस्या यह कि गलती हमसे हुई। जिस वक्त उसने बात कही वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पर रख दी होती तो यह समस्या ही खड़ी नहीं होती। वाह। यह समस्या तब और ज्यादा बढ़ गई जब देश के छोटे से छोटे कलमकार ने उसके विरोध में बड़ी बड़ी पंक्तियां लिख दी। मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी, और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है तो यहां से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबान भारत माता की जय ना बोले मेरा तो कहना जुबान को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। आंदोलन समाप्त। हाँ, अपनी देशभक्ति इतनी है, और क्या काला काला करते हो आया जब से, ये तो काला है, ये तो काला है, क्या काला काला करते हो। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। वाह लक्ष्मण भाई, हाँ। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी, और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। जिंदाबाद। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। वाह अवतारी पुरुष। हाँ, मेरा अवतार हुआ है। इन सब कवियों का जन्म हुआ, मेरा अवतार हुआ है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी ताली बजाइए, क्योंकि मैं के कान में आकर तो कहने से रहा कि ताली बजाओ ताली बजाओ। मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा, और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं, क्योंकि ट्यूब था पहले में अब टैयर हो गया। ट्यूब था पहले में अब टैयर हो गया, और गाय की मैं पूरा ओपी नैयर हो गया, और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का अय्यर हो गया। बढ़िया। कहने का तात्पर्य यह भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। इधर करवाने। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूँ, यहाँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में से कौन कौन व्यक्ति इस स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख राखी 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली है, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसेमंद रहना। और मैं तो कहना चाहता हूं भाई साहब कि मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती है। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए थे, और पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेके मेरी सासू माँ के पास गए।
मेरी सासू माँ के पास गए, मेरा फोटो दिखाया, सासू माँ ने भी चश्मा वश्मा पोछा और फोटो देखा, फोटो देखती उछल पड़ी, कह रहे वाह मेरी छोरी गोरी कट ने तुम्हारा छोरा काला कट, मैं बूढ़ी हूँ कोई अंधी थोड़ी हूँ कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी भी काले सांड से ब्याह दूं। और मेरे पिताजी बहुत चतुर, और वो भी क्यों नहीं क्यों मेरे पिताजी कहने लगा बहन जी माफ कर दो, गलती आपकी नहीं है गलती मेरी है, मैं गलती से फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाया। वाह ऐसे मेरा विवाह हुआ। बढ़िया संजय। और मैं फिर भी अपनी पत्नी को ऐसी प्राप्त नहीं हुआ बहन जी। मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 26 शुक्रवार, 28 शनिवार, 30 रविवार और 32 सोमवार, 16 सोमवार 2 बार करना पड़े बेचारी को। वाह आखिरी 16वें सोमवार के दिन वो भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हे भगवान अब तो मुझे सुंदर सुयोग की वर दे। भगवान बोले, पी के भंग के गोले, ऊपर से ही बोले तथास्तु। मैं जैसे ही घोड़ी चढ़ के उसके घर पे गया तो वो ऊपर छत पे से देख के मुझे जोर से चिल्लाई कि हे भगवान तेरा कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आए। तो भगवान बोले, फिर ऊपर से बोले कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही पुष्प खिलता है, और रख ले बेटा 1.25 रुपए के प्रसाद में ऐसे ही मिलता है। देखो बात समझ में आ रही तो ताली बजाओ। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती। अभी सुबह उतरा मैं गुना रेलवे स्टेशन पर, एक जूते की पॉलिश वाला है, कहने लगा भाई साहब पॉलिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये लक्ष्मण भैया मेरे साथ थे, कहने लगे रेंद्र क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच पे भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए, पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं। कलर का नाम सुनते ही थोड़ी भावुक हो गई कि जब पति चुनने में ही कलर नहीं देखा तो नेल पॉलिश में क्या कलर देखना है। लेकिन दुकानदार समझदार था, शायद आरोन का जैन समाज का ही था। कहने लगा बहन जी ईश्वर अवसर बार बार नहीं देता है, उस समय नहीं दिया था, इस समय अवसर दिया है, अवसर का लाभ उठाइए, बताइए कौन से कलर के दिखाऊं। पत्नी ने कहा स्किन कलर के दिखा दो। अच्छा दुकानदार मजाक के मूड में था, तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर के दिखाऊं, आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर की। बढ़िया। मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। अच्छा आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अब आने लगी संजय भाई। हाँ ठीक है। मेरे साथ तो समस्या वैसे दिखाई नहीं देता हूँ, दूसरी समस्या है कि यहाँ आवाज भी नहीं आ रही है, तब मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों? तो कि ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले और घने हो जाते। मैंने कहा भैया अपना तो सब कुछ काला है, तो सफेद करने के लिए बता। ये भाई साहब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। मुझे तो याद है कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए मैं, भाई साहब और मुमताज जी। दुर्घटना वहां भी घटित हुई, 13वीं मंजिल पे ठहराया था, इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई। बढ़िया। तो वो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका लक्ष्मण भैया को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका मुमताज जी को, तो झेलने वालों में होड़ मच गई। हाँ उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए अरे जलेबे को तो मत फेंको रे। बढ़िया। एक बार दोनों हाथ खोलिए भाई। बढ़िया संजय, जलवा भाई वाह। लक्ष्मण भाई मैं तो बेटमा में रहता हूँ। हाँ। नदी तालाब में नहाने वाला व्यक्ति, पहली बार गांव के तालाब में जाकर कूदा तो सारे जीव जंतु बाहर हो गए कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। वाह। ये मुझे मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहराया वह स्विमिंग पूल। अच्छा स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या दौड़ा दौड़ा कर कूद गया, तो जितने लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा दौड़ा है क्या हुआ कि आदमी कलर छोड़ रहा है। वाह। मुझे उस स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया कि भाई साहब मैं उदास होकर बैठ गया। तो इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पर। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावत स्टाइल में टावल वगैरह लपेट कर लेट गया, क्योंकि निरंतर यात्राओं में थक गया, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए।
एक सैनिक ने फिर पूछा कि रे क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है। जिंदाबाद भाई। भाई साहब जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं, मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूं, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे भूरे हुए तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई। वाह, बढ़िया। यहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई, ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, वाह, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती। जिंदाबाद संजय, बहुत अच्छा भाई। मेरी तो ये स्थिति है कि इन्होंने कह दिया अगर अंधेरे में खड़ा हूं तो गिलेरियां छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। अच्छा प्रोग्राम में जाऊं तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं, हालैंड। बढ़िया संजय, बढ़िया है। हालैंड मशीन, ये संजीव जी मेरे को देख के अध्यक्ष महोदय कहने लगे कि क्या लक्ष्मण अपनों को कवि सम्मेलन कराना है, कोई बोरिंग थोड़ी कराना है। वाह, तो क्या नहीं है कवि, तो अच्छा कवि ऐसे भी होते हैं। ये 2-3 महिलाएं वो कुकर और चावल लेके आ गई, मैंने कहा इसका क्या करूं, कि आप तो यही खाते हो। नहीं सही बता रहा हूँ, प्रोग्रामों में जो लक्ष्मण भाई तो कई लोग तो बोरिंग मशीन वाला समझते हैं। अभी पिछली बार वेस्ट इंडीज मैच जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई हो बधाई। मैंने कहा क्या हुआ, तो कि वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा इसमें मेरा क्या योगदान, तो कहते नहीं आप पैदाइश तो वहीं क्यों, डिलीवर गलत जगह होगा। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी आयोजन समिति को, क्या आपने प्रोग्राम दिन में रखा, दिन में नहीं रखा। यदि दिन में रखते तो मैं तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि शनिवार के दिन मैं घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की ओर तो मुझे शनि महाराज समझकर तेल चढ़ा जाती है। बढ़िया। नहीं मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, सही बता रहा हूँ संजीव जी, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। है नहीं आप भी क्या करो, क्योंकि अपनी पत्नी का यदि अपन सम्मान नहीं करें तो पड़ोसी करने लग जाते हैं। वाह, नहीं सही, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान। अच्छा मिलते जुलते शब्द होते हैं, एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। बढ़िया। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने एक की भी हिम्मत नहीं है। माइक की आवाज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती है। और मेरा माइक यदि खराब हो जाए, यह संचालक महोदय लक्ष्मण नेपाली खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। जिंदाबाद। हाँ हो सकता है किसी किसी को सुबह तक समझ में आए। एक मामला महिलाओं से जुड़ा है और मैं महिलाओं सबका बहुत सम्मान करता हूँ। और मैं आपने लक्ष्मण भाई इतना काला काला कह दिया, मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल मेरी बुराई बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसे जब कभी मेरी तारीफ करना होती है तो कहती आज आप कितने चॉकलेटी लग रहे हो। नहीं और सही बात, हाँ सही बता रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरे कलर को लेके इतनी चिंतित है कि एक दिन मेरे को भोपाल लेके गई डॉक्टर चड्डा के पास, स्किन के स्पेशलिस्ट। सारा चेकअप वेकअप के डॉक्टर साहब इनकी प्लास्टिक सर्जरी करवाना है, हो जाएगी पर इसमें खर्चा बहुत आएगा। तो कह दूंगी आप तो करो। चेकअप वेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसमें खर्चा करीब 10 लाख रहेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज़्यादा है। तो कह नहीं प्लास्टिक सर्जरी में इतना ही लगता है। उसने कहा डॉक्टर साहब कुछ कम करो, तो कह प्लास्टिक सर्जरी में कम नहीं होता है। तो पीछे से पत्नी बोली इनका भी प्लास्टिक में ला दूँ। तो मैं कह रहा हूँ मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रोग्राम में जाऊँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश नहीं होना हो, महिलाएं सब खुश नजर आती हैं। यहाँ भी सब खुश नजर आ रही हैं। मैं जिस प्रोग्राम में जाऊँ उसमें पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं सब खुश हो जाती है, क्योंकि मुझे देख के सोचने लगती है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। जिंदाबाद। अच्छा मेरे साथ तो समस्या संजीव जी, मैं अगर किसी महिला की तरफ देखूं तो देखो काला कट कैसे घूर घूर के देख रहा है, और नहीं देखूं तो देखो काला कट देख ही नहीं रहा है। अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा पड़ा हूं कि सामने बैठी हुई महिलाएं मुझे हंस के देख रही कि देख के हंस रही हैं। सही बता रहा हूं लक्ष्मण भैया, कभी कभी सोचता हूं कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर यह सोच के रुक जाता हूं कि देश में मेरे जैसे हसीन खूबसूरत चेहरे बचे ही कितने हैं।
ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए एक काली मटकी उस पर टांग देता है। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, मेरा तो जन्म ही मजे मजे में हो गया। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी ने डॉक्टर से पूछा ये क्या मजाक है, ये गोरा काला में क्या गोला का कुछ नहीं होता। मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते। तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं चरित्र उज्जवल होना चाहिए। भाई वाह संजय, बात तो अच्छी कर और मैं ऐसी बात क्यों करता हूं कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। बढ़िया भाई संजय, बहुत अच्छा। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा जमीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे वाह आदेशित संजय करें। भाई, जिंदाबाद। तो मैं मां सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन बड़े कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, स्वागत है संजय। और केवल 1 या 1.5 मिनट के लिए आप लोगों के बीच में हूं। जहां कहीं अच्छा लगे तालियों से मुझे विदा कीजिएगा। जिस प्रकार हास्य विनोद में मेरा साथ दिया, केवल 1 या 1.5 मिनट के लिए आप लोगों के बीच में हूं। जितनी संख्या में पुरुष मौजूद हैं उससे कुछ संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, पर मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आप सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी बड़ी बहन मुमताज जी नसीम यहाँ मौजूद हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ साहब कि बेटियाँ क्या होती हैं। पूरा देश लगा है साहब बेटी बचाओ में। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई जरूरत नहीं बेटी बचाने की। हम बेटे किस काम के हैं? घर के कूलर पंखों में हवा नहीं डालने के लिए? कोई जरूरत नहीं बेटी बचाने की। मैं तुम्हारे पक्ष की बात कर रहा हूं, ताली बजाओ। कोई जरूरत नहीं बेटी बचाने की। बेटे को बचाओ, बेटों को बचाओ कुसंस्कारों से, कुआधारों से, कुविचारों से। जिस दिन बेटे कुसंस्कार, कुआधार, कुविचार से बच गए उस दिन ये बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगी। भाई जिंदाबाद। तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या होती है, बेटियां की समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती है। समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है। और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिसमें से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। तब मैं कहना चाहता हूं साहब के आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। आईना झूठ नहीं बोलता, आईना सच को दर्शाता है। क्या आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। बेवा से कभी पूछना शहनाई क्या होती है। और बेटे की चंद सांसों के लिए अस्मत भी बेच दी जिसने, उस माँ से कभी पूछना कि दवाई क्या होती है। उस माँ से कभी पूछना कि दवाई क्या होती है। बाप से पूछना बेटी की विदाई क्या होती है। दुल्हन से कभी पूछना अपनों की जुदाई क्या होती है। और इस साल भी राखी लिए इंतजार में बैठी रही जो, उस बहन से पूछना कि भाई की कलाई क्या होती है। और भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में, उस मजदूर से कभी पूछना कि एक दिन की कमाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। वाह भाई संजय वाह। आ जाओ संजय, आ जाओ मेरे भाई। वंशमोर, एक बार जोरदार तालियों से वंशमोर के लिए। संजय भाई पर्ची आ गई तुम्हारी यार, कसम भगवान कसम। बोल रहा था नया मकान के आगे ऐसा लगा रहता है जैसी मटकी टंगा देते। यहाँ मटका नहीं टंगाते हैं, जूता टांगते हैं। आ जाओ संजय, एक बार जोरदार तालियों से संजय को वैसे ही बुलाइए। मेरी माता बहनें भी तालियां संजय, बहुत बढ़िया। मैं वाकई में प्रेम करता हूं। मेरे जैसे आदमी की भी एक बार और डिमांड करी आपने। एक बार ताली बजाइए। एक कविता सीधे सीधे भाई साहब 3 बजा दें। स्वागत है कि मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी कि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान तूने एक ऐसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला। एक दिन मेरे पिता मेरा हाथ पकड़कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। वाह, एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा
और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और बद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई।